लोग बात करेंगे सियासत पे। हमारे साथ राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असरारुल हक साहब जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे तमाम सियासी मुद्दों पे और जानेंगे उनसे सियासत को लेकर मुस्लिम नौजवानों के बारे में और मुस्लिम समाज के बारे में, भारत के बारे में, भारत के भविष्य के बारे में और भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के बारे में। इन तमाम मुद्दों पे हम उनसे बात करेंगे। तो आपके सामने हम अब बात करना चाहेंगे जनाब असरारुल हक साहब से। तो प्रधान साहब, आपका आज आपके साथ जुड़ने के लिए मुंबई में और इत्तेफाक बहुत अच्छा रहा कि आज हम लोगों का बातचीत भी होगा और इस मुद्दे पे होगा। तो शुरू करते हैं आज का जो आपने टॉपिक दिया है भारत के बारे में और भारत के लोगों के बारे में, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में। जी, तो भारत ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना सिखों का है, ना ईसाइयों का है, ये हम सब का है। जी, हिंदुओं का भी उतना ही है, मुसलमानों का भी उतना ही है, सिखों का भी उतना ही है और ईसाइयों का भी उतना ही है जितना कि सबका है। तो भारत सबका है, ये एक मिश्रित देश है और ये देश संविधान से चलने वाला देश है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण कहिए कि इस देश में ऐसे भी फैसले हुए हैं जो संविधान को ताक पे रख के, किनारे रख के आस्था की आधार पे किया गया और इन्हीं खोखले फैसलों की वजह से, ये साजिशी फैसलों की वजह से आज देश में चारों तरफ फसाद बरपा है। और कहाँ गए वो लोग जो लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी तकरीरों में, अपने बयानों में, अपने नारों में जो कहा करते हैं कि हम देश को मानते हैं, कानून को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। तो जब ये कोर्ट और कानून ने संविधान को धत्ता बताते हुए, एक तरफ संविधान को रखते हुए आस्था की आधार पे देश में ये जो साजिशी फैसला सुनाया, तो फिर बोलना चाहिए था ना, उसी टाइम कंडम कर देना चाहिए था। क्योंकि बात हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो लोग, हम लोग तो नहीं कहेंगे क्योंकि बड़े बड़े रहबर हैं, बड़े बड़े रहनुमा हैं जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं मुसलमानों को और बड़ा बड़ा दावा करते हैं रहबरी का, रहनुमाई का। उन लोगों को चाहिए था कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था संविधान को दरकिनार करके आस्था के आधार पे, उसी समय रोक देना था। तो आज जो देश में फसाद है, इस तरह की हालात पैदा नहीं होती। जैसे आज संभल में सारे लोग देख रहे हैं, वहाँ पे किस तरह से उत्पात किया जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को हड़तालित किया जा रहा है। एक समाज विशेष आरएसएस भाजपा के द्वारा एक साजिश रच के जिस तरह से संविधान और कानून और प्रशासन की मदद से जिस तरह से उत्पात ये लोग कर रहे हैं, पूरी देश और दुनिया देख रही है इस चीज को, जो कि असहनीय है और बहुत ही निंदापूर्ण है। और लोग किसको अपील करें? देश का प्रधानमंत्री का भी दौरा चरित्र से देश का लोग वाकिफ है। जी, देश दुनिया वाकिफ है। तो हमारा पक्ष यही है कि सारे लोगों को, अगर ये लोग जो मुस्लिम रहनुमाई का, रहबरी का दावा करते हैं, तो मुस्लिम रहनुमाई रहबरी तभी संभव है जब सारे लोग, जितने मुस्लिम छोटे छोटे नेता हैं हर जगह के, जितने लीडर्स हैं, जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, पहले इन सब में आप इत्तेहाद पैदा कीजिए, इन सारों लोगों को इकट्ठा कीजिए, उसके बाद आप मुस्लिम रहनुमाई रहबरी का दावा आवाम में करिए। इन सभी मुद्दों के बीच मेरा आपसे एक सवाल ये है कि मुस्लिम नौजवान के लिए, क्योंकि आप एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सियासत से जुड़े हुए हैं, अगर मैं यूं कह लूं कि आप सियासत में मजे हुए व्यक्ति है, बिल्कुल आप एकदम मैच्योर है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सियासत में मैं आपको लाइक करता हूं और आपसे मैं प्रभावित भी हूं। तो एक मुस्लिम नौजवान को, मुस्लिम कम्युनिटी को सियासत में जो आना चाह रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म पकड़ के आना चाहिए, किस तरीके का कार्य करना चाहिए आने के बाद सियासत में, और क्या उसका एक्टिविटी होना चाहिए जिससे वो सियासत में आगे बढ़े? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौजवानों को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए और जो लोग हिस्सा नहीं भी लेते हैं उन्हें पूरे
पूरा इंटरेस्ट लेना चाहिए और पूरा खबर रखना चाहिए और उनको अपना पूरा एक पक्ष राय रखना चाहिए और हर मामले पे, हर मुद्दे पे अपना जो उनको अच्छा लगता है, जो उनके हिसाब से होना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। अब रही बात खास कम्युनिटी की, तो देखिए देश में मुसलमानों की आपात स्थिति, अनुपात स्थिति क्या है आबादी की, उस हिसाब से हमारे वर्ग के लोगों की जनसंख्या क्या है, उसमें हमारे नौजवानों की जनसंख्या क्या है और हमारे नौजवानों की जो जनसंख्या है उसमें हमारा नौजवान उस जनसंख्या के किस अनुपात में, कितना नौजवान हमारा शिक्षित है और शिक्षा में कई स्तर का, कितना लोग तकनीकी स्तर का शिक्षा हासिल किए हुए हैं और कितना लोग नॉर्मल शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं। तो पहले तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा और हमारे कितने लोग लॉ में हैं, जर्नलिज्म में हैं, कितने लोग इंजीनियरिंग में हैं, कितने लोग मेडिसिन में हैं, मेडिकल वगैरह कर रहे हैं। तो हर डिफरेंट फील्ड में अपने लोगों का जो रेशियो है बहुत ही कम है। प्रशासनिक सेवा में भी बहुत ही कम है। देखा जाए तो अन्य दूसरे कम्युनिटी के अनुपात में या दूसरे जातिगत अगर दलित वगैरह के अनुपात में भी देखते हैं तो देश में हम लोगों के नौजवानों की शैक्षणिक स्थिति बहुत ही दयनीय है और बहुत कम अनुपात में है। तो वैसे में जो लोग इस योग्य हैं उनको राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि ये लोग आगे आएंगे तो जो खोखला दावा करने वाले रहबर है, रहनुमाई का जो दावा करते हैं, इनकी पोल खुलेगी। इन्होंने क्या काम किया है लोग जानेंगे। आज देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हमारी कम्युनिटी है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन वक़्फ़ का हम लोगों के कम्युनिटी के पास है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो वक्फ की ज़मीन का बकिया उधेड़ के रखे हुए हैं, मदरसा बोर्ड के नाम पे जो फर्जी मदरसा चला के लोगों के बीच ठग रहे हैं। तो हमारे नौजवान अगर हर जगह, हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में, गांव में, हर पंचायत में जागरूक रहेगा तो ऐसे लोगों पे लगाम लगाया जा सकता है और हमारी कम्युनिटी में जागरूकता रहेगी तो ही हमारा कम्युनिटी आगे डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने लोगों को जागरूक बनाया जाए। देखा सियासत के बारे में मुस्लिम नौजवानों को अगर वो आने के लिए सोच रहे हैं तो किस बेसिस पे आना चाहिए वो जनाब असरुल हक साहब ने बेहतरीन तरीके से बताया। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि अगर मुस्लिम नौजवानों की सियासत की बात हो रही है, यानी कि मुस्लिम समाज के लिए अगर सियासत की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं और जो ओवैसी ब्रदर्स हैं उनकी क़यादत की बात आती ही है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी सियासत किस तरह की है मुसलमानों को लेकर? क्योंकि बहुत सारे मुसलमान नौजवान जो है आज उनके तरफ देखता हूँ कि उनके तरफ झुके हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनका बयान, उनका तकरीर और उनका वो बिहेवियर ऐसा है जिसमें नौजवान अपने दिल की जज्बात को काबू नहीं कर पाते। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप उसको बहुत करीब से देख चुके हैं, तो आप सही बताएंगे कि वो क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी पार्टी क्या है, उसका सोच क्या है। ये सब कुछ आप बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं, तो आप उसके बारे में बताइए। ये तो बहुत ही टिपिकल सवाल है और इसका जवाब दे पाना भी मेरे लिए ओपन रूप से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जहां तक कोशिश है, असद भाई का हम लोग बहुत इज्जत करते हैं और उनको बड़ा हम लोग आगे मानते भी हैं, लेकिन हर एतबार से उनके तरह सहमत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है जिसको अपना संगठन विस्तार करने में इंटरेस्ट नहीं है। इसके पे हम लोगों का इनसे वाद विवाद हो गया था और हम लोग अलग हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने काम किया देश में कई राज्यों में। जब हम लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया, लोग इनकी पार्टी से जुड़ गए, तो पार्टी संगठन से मजबूत होती है, लोगों से मजबूत होती है। ये संगठन बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और जहाँ जहाँ अगर एक किसी गांव में, मोहल्ले में, पंचायत में 100 लोग जुड़ गए इनकी पार्टी से, तो इनके पार्टी के नेताओं के द्वारा वहाँ 2-3 ग्रुप बना दिया जाता है और ग्रुपबाजी चलता है। इनके जो पार्टी के मुखिया हैं उनको बताते हैं कि भाई आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा, आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा। 3 गुट बना देते हैं और अपने मुसलमानों के बीच ही गुटबाजी शुरू करा देते हैं और लोगों में फसाद होता है। तो ये सारी बातों से हमने इनको अवगत कराया था और बताया था। ये देखा जाए तो एक तरह से बहुत बड़ा इल्जाम है, लेकिन ये सही है क्योंकि हम इनके साथ थे और इसी बात को लेके हम लोगों ने पार्टी छोड़ के अपनी अलग पार्टी बनाई थी। तो जब तक ये अपना इस चीज़ को, ये रवैया को बदलेंगे नहीं, इनको सिंगल हैंड रूल करना चाहते हैं कि सिर्फ मैं ही फेस रहा हूँ, मैं ही रहबर रहूँ, रहनुमा हूँ, वैसा नहीं है। ये झूठ बोलते हैं कि हम लोगों को लीडर बनाने आए।
अब तो लीडर बना नहीं रहे हैं जब आप इस चीज को, संगठन को विस्तार ही नहीं कर रहे हैं। आपका बना हुआ लीडर चुनाव हार जा रहा है तो आपकी मैनेजमेंट में क्यों कमी हो जा रही है? इम्तियाज जलील, वारिस पठान जैसा लोग हार गया। हाँ, समझ बिल्कुल, रहे हैं? बिल्कुल। तो वो आप तो खुद नहीं हारे हैदराबाद में कभी, तो फिर आपके बने हुए खड़े किए हुए लीडर क्यों हारे? ये भी आप पे सवालिया निशान खड़ा करता है आपके लीडर। सही बात। खैर इन पे ज्यादा बोलूंगा नहीं तो बहुत सारा बात अपने बोला ना। और रही बात मुसलमान नौजवान जो जज्बाती है, क्योंकि हम लोग मुसलमान ईमान वाला है, उसके दिल में ईमान है, तो हर जो मुसलमान है जिसके दिल में ईमान है तो उसके दिल में जज्बात भी है। बिल्कुल, बिना जज्बात का मुसलमान रह ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो हर मुसलमान नौजवान के जज्बात की हम लोग कदर करते हैं। और जैसा कि आपने जो पहला सवाल किया था एजुकेशन के बारे में, तो उसी तरह से हमारा हर मुसलमान उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतनी समझ नहीं रखता है और सच्चाई से वाकिफ नहीं है। खेल कुछ और है, खेल दिखाया कुछ और गया। लोगों को असलियत नहीं मालूम है, सच्चाई नहीं मालूम है, इस वजह से। लेकिन ठीक है, असद साहब को अभी संभल के मुद्दा पे सिर्फ आवाज उठाना बोलना, इनका तो 10 साल से हम लोग यही सुन रहे हैं, संसद में आवाज उठाते हैं, बोलते हैं। आपने ही लाया ना भाई कि हमारे इतने मुस्लिम नौजवानों को जेल में बंद किया गया। आप बैरिस्टर हैं, कितने लोगों का आप मुकदमा लड़े? यही सवाल मेरा भी रहता है। आपने मुकदमा लड़ा, कितने लोगों को छुड़ाया? सरजील इमाम से कभी मिलने गए? अतीक अहमद से कभी मिलने गए? अतीक अहमद कोई आम आदमी नहीं था जिसको इनको जिस तरह से उनको वो बदनाम किया गया गैंगस्टर वगैरह करके। आज भारत में भाजपा का कौन ऐसा नेता है जिसपे उस तरह का केस नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो गैंगस्टर सिर्फ मुसलमान है क्योंकि वो मुसलमान नाम रखता है तो सिर्फ गैंगस्टर मुसलमान है? भाजपा का हर नेता, हर दूसरा तीसरा नेता डाटा उठा के देख लीजिए, उसमें किस तरह का केस है। यहाँ तक कि रेप का केस है। कम से कम अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुसलमान नेता पे इस तरह का गंदा इल्जाम नहीं लगा। सही समझ रहे हैं? या इन लोग तो चरित्रहीन लोग है, भाजपा का, आरएसएस का लोग। तो आप क्या किए? रहबरी का दावा है, रहनुमाई का दावा है। वही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि आप हम लोगों के बीच जब मुस्लिम अपना लड़का बच्चा लोगों को साथ में बैठा के पसंद नहीं है बात करना, तो आप खोखला रहबरी का, खोखला इत्तेहाद का दावा मत करो। कहीं ना कहीं बात यह है कि मैं भी देखा हूँ आपकी बातों में हकीकत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनका एक टीम टूट गया और उत्तर प्रदेश में फिर नागपुर में एक इनका टीम टूट गया, बिहार में भी टीम टूट गया। क्यों? वो लोग आगे बढ़ रहे थे, काम कर रहे थे। और एक जो गुस्ताखे नबी के मामले पे भी इनका टीम टूट गया, दरहम बरहम हो गया। वो नरसिम्हानंद कोई है, उसका वो पोस्टर वगैरह लगा था, इन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि नहीं, ये लोग मेरे पार्टी में है ही नहीं है, पहचानने से इनकार कर दिया। तो आप जज्बाती तकरीर कर रहे हैं, है ना? तो नौजवान आपसे जुड़ रहे ईमान बेसिस पे कि नहीं, ये मेरा एक ईमानी भाई है, एक मुस्लिम भाई है जो हम लोगों को आगे लेने के लिए आए। और जब वो परेशानियों में फंस जाते हैं, थाना पुलिस का मामला आता है, तो आप पीछे हट जाते हैं। ये इस बात से एमआईएम में अभी भी जो लोग मौजूद हैं वो लोग भी खफा रहते हैं इसी बात से कि आप जहां पे साथ देना चाहिए वहां पे साथ नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम नौजवानों को ये सब चीजों को देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए ही आगे आना चाहिए, उनकी पार्टी में आगे जुड़ना चाहिए, क्योंकि आगे हर चीज को आपको खुद फेस करना है। आपके लिए ओवैसी साहब नहीं आएंगे, क्योंकि ओवैसी साहब एक अच्छे बैरिस्टर है, लेकिन आज तक बता दें कि कोई भी मुस्लिम मुद्दा पे ओवैसी साहब ने कोर्ट में अर्जी दायर किया हो, जो है कि याचिका दायर किया हो कि हाँ भाई हमको इस मुद्दे पे लड़ना है, किसी को छोड़ाया हो, ऐसा उनका कोई केस दिखने को मिलता ही नहीं है। हाँ, लेकिन वो स्टेज पे जज्बाती तकरीर के लिए बहुत मशहूर है। अगर आपको सिर्फ जज्बाती तकरीर ही चाहिए तो बेशक आप उनसे जुड़ सकते हैं, लेकिन अब देखिए कि कौन लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां आप महफूज रह सकते हैं। अब महफूज का मतलब ये नहीं कि जहां आपको मौत ना आ सकती, मौत तो कहीं भी आ सकती है, अल्लाह ताला जहां पे आपको मौत दे दे बराक है, लेकिन फिर भी आपका समाज, सोसाइटी जहां पे आपका लग रहा है कि यहाँ पे हम सही है, वहां पे आप रहिए। क्या हजरत गलत कह रहे हैं? एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो इस तरह की जज्बाती पार्टियां मुसलमानों के नौजवान के जज्बात को भड़का कर खड़ा करना चाहती है अपना सियासत, ये लोग बहुत डाटा का भी बात करता है कि हमारा ये डाटा है, ये डाटा रिकॉर्ड भी दिखाता है। तो इस बात का रिकॉर्ड दिखा दो ना कि भारत का सारा मुसलमान 100% तुम्हारे साथ हो जाता है, तो पार्लियामेंट में तुम कितना एमपी को खड़ा कर पाओगे? हाँ, ये भी बात है। सच्चाई खुल जाएगी, इस बात को बताना जरूरी है। तो इसका मतलब जब पॉसिबल नहीं है
कि हम 50+ MP को भी लेके आ सके पार्लियामेंट में, 100% आपका साथ देके, तो फिर बेईमानी है, तुम्हारा दावा खोखला है। तुम क्यों गुमराह कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में लोगों को ले जा रहे हो। सही बात। तो अभी भारत के मुसलमानों को चाहिए कि सिंपल सा बात है, एकदम साफ रास्ता देखना है। तो इंडिया फ्रंट है जिसका लीडरशिप राहुल गांधी कर रहे हैं, बिल्कुल राहुल गांधी के साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए। और ये राहुल गांधी ने कई मामले पे अपने आप को साबित किया। जी जी। भाजपा RSS का लोगों ने इतना दुष्प्रचार किया, इनको और इनके परिवार को इतना नीचा दिखाया, लेकिन उस बंदे ने कम बैक किया, बड़ा जबरदस्त कम बैक किया। भाजपा खटिया खड़ा करके रख दिया। जिसके पास अडानी अंबानी का पावर हो, पैसा हो, ताकत हो, जो हिंदुस्तान में कुछ भी बदल देने का रातों रात घंटों भर में ताकत रखा हो, वैसे समय में राहुल गांधी इससे भिड़ा हो, तो ये उसके हिम्मत को सलाम है ऐसे आदमी को। ये बात मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि उनका जो होप है वो कांग्रेस में है और राहुल गांधी के लीडरशिप में है, प्रियंका गांधी के लीडरशिप में है। इसके लिए इधर उधर ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। आप देखिए, ठीक है, अपना जगह है, अपना खड़ा करने का कोशिश करिए, लेकिन उन लोगों को ये बात रिकॉर्ड ले लीजिए कि कितना स्टेट में आप सरकार बना सकते हैं और MP कितना जिता सकते हैं, और पिक्चर साफ हो जाएगी। फिर तो पार्टी बंद करना पड़ेगा। मैं भी पार्टी डिसॉल्व कर देता हूँ, लेकिन मैं तो मुस्लिम का राजनीति नहीं करता हूँ ना भाई, कि कब मुसलमान इकट्ठा होकर हमको वोट देते हम मुख्यमंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इस तरह का जो लोग का दिमाग दिवालिया हो गया, उन लोग फेसबुक पर पोस्ट चलाते रहते हैं, आने वाले समय में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका विचार जो है गांधीवाद है, यानी कि बिल्कुल ये देश गांधीवाद से देश है। हाँ बिल्कुल, ये देश गांधीज्म से ही देश चलेगा। बिल्कुल। RSS की थ्योरी, हिंदू तत्वा की थ्योरी फेल हो गई, राष्ट्रवाद की थ्योरी फेल हो गई, हिंदुइज्म की थ्योरी फेल हो गई। हाँ, अभी जो करंट हम लोगों के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है संभल का, अभी लोग अजमेर शरीफ पे जो चलाया है, अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय चल रहा है देश का। अगर ये सब चीज चलता रहा तो कौन हिंदुस्तान का मुसलमान तो छोड़िए, जो हिंदू लोग आस्था रखता है अजमेर शरीफ में, वहाँ जितना मुसलमान जाता है उससे ज्यादा आबादी हिंदुओं की अजमेर शरीफ में आस्था रखती है। बिल्कुल। तो ये आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा लोगों के लिए सदमा है जिस तरह का ये लोग कार्य करने जा रहा है। कितना देश को विवाद की स्थिति में, गलत की स्थिति में भाजपा RSS वाला लोग ढकेल रहा है। बिल्कुल। इस पे जो हम लोगों के सो कॉल्ड लीडर रहनुमा है, सो कॉल्ड ही बोलता हूँ मैं इन लोगों को, क्योंकि कभी कुछ करके बताए नहीं है सिवाय बोली के अलावा। जी। कुछ करके बताए तब ना जाने। अभी जाके संभल पहुंच जाए, वहाँ मस्जिद के गेट पे बैठ जाए, लेट जाए, बताए उन लोग को, ललकारे भाजपा RSS को, तो हम लोग जाने ना भाई आपके पास ताकत है। आप 20 साल 30 साल से कंटिन्यू MP हो जी, और बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री बनाने का पोस्ट चलाते हो। अपनी कम्युनिटी को जब मुसीबत में आता है तो लोग उसको छोड़ क्यों देते हो? आओ सामने, तब ना जाने कि भाई आप लीडर हो हमारे। सही बात। मैंने राहुल गांधी के बारे में तारीफ किया, अभी बोला वो आदमी आता है, वो आदमी लाठी भी खाया है, वो आदमी हर, उसकी बहन प्रियंका गांधी भी, उन्होंने भी लाठी खाया है। दिल्ली के हर मार्च में उन्होंने, किसान आंदोलन हो चाहे आपका CNRC का आंदोलन हो, हर चीज में उन लोगों ने आगे रहा। पार्लियामेंट में भी हर मुद्दे पे वो लोग बोले, उनका माइक बंद कर देता है। और आपको तो भाजपा वालों ने, मीडिया ने प्रोजेक्ट किया हुआ है, भाजपा का मीडिया, RSS का मीडिया ने आपको प्रोजेक्ट करके बनाया हुआ है विपक्ष का नेता। विपक्ष तो देश में इंडिया का फ्रंट तो कांग्रेस है, इंडिया फ्रंट है, तो सारा लोग जानता है, नेशनल लेवल। हाँ वही है, हर जगह हर लेवल पे वही है। और दूसरी बात, अगर आप देखा जाए तो आज का ऑप्शन बस कांग्रेस है। अगर देश को बचाना है तो लोगों को चुपचाप से, हिंदू हो मुसलमान हो चाहे किसी भी जाति वर्ग विशेष का कहीं का भी हो, उसको कांग्रेस को लेके आना ही होगा। देश बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। ऑप्शन ओनली राहुल गांधी। राहुल गांधी का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं हर नौजवान, उनसे नफरत करने वाला भी एक बार जरूर सोच में पड़ जाता है कि राहुल गांधी बोले तो एक अच्छा वेल एजुकेशन पर्सन और सियासत को समझने वाला और सियासत में बर्दाश्त करने वाला लीडर है राहुल गांधी। ये मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कांग्रेस का हिमायती तो नहीं हूँ,
और ना ही मैं किसी पार्टी का हिमायती हूँ। लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है और खासकर राहुल गांधी की बात आती है तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि नहीं, राहुल गांधी है तो बेहतर है ऐसा, यानी कि राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए देश के लिए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी पे अल्पसंख्यक वर्ग भी बहुत भरोसा करता है, लेकिन कांग्रेस में अभी उस स्तर का, अल्पसंख्यक में भी उस लेवल के नेताओं की कमी है। अब मेरे यहाँ का ही देख लीजिए, जो एमपी है, एक जीत के आया हुआ जावेद है, वो किशनगंज के लिए क्या काम किया है? देखा जाए तो सही मानों में बोला जाए तो नकारा है वो। बिल्कुल। तो आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, तो लोग कैसे जुड़ेगी? तो जो कांग्रेस में लीडर्स है, उन लोगों को चाहिए कि पब्लिक में जाए, पब्लिक में कुछ काम करे। अब हर जगह तो राहुल गांधी पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा आदमी है, हर जगह संवाद करने का कोशिश करते हैं लोगों से, जनता से, पब्लिक से, नौजवानों से खास करके ज्यादा, अल्पसंख्यक वर्गों पे खास के, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन पे उनका खास ध्यान रहता है। तो एक उनकी नेतृत्व की कुशलता को दर्शाता है कि वे बहुत, मतलब हृदय के बहुत धनी व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि राहुल गांधी हैं। लेकिन उनके पार्टी के में इस तरह के जो लोग हैं, इन लोगों को ना काम करना चाहिए। हाँ, भविष्य में अगर हम लोगों का, हमारा कांग्रेस से अगर कोई नाता संबंध बनता है तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे हम कांग्रेस को उभारने का काम करेंगे, लोगों को इस पार्टी से जोड़ने का, लोगों का डायरेक्ट संवाद हो कांग्रेस से, वैसा हम लोग शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं मसला ये है कि आप भी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए कांग्रेस की सिफारिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, चूंकि आप सियासत को करीब से समझते हैं, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में अभी भी जो मुस्लिम समाज है उनके लिए और भारत के लिए, और भारत में जो एकता है और गांधीवाद है, इसके लिए कांग्रेस में अभी भी बहुत अहमियत है और वो सारी चीजें अभी भी मौजूद है जो पहले थी, आजादी से पहले जो थी, अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप जैसे व्यक्ति अगर कांग्रेस की सिफारिश कर रहे हैं तो, क्योंकि मैं जहां तक आपको जानता हूं, मैं जहां तक इनको जानता हूं, मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगा कि असारुल हक भाई वो व्यक्ति है जो मुसलमानों के लिए हर वक्त खड़े रहने वाले व्यक्ति है। कैमरे पे नहीं, कैमरे के पीछे हम लोग काम करते हैं, कैमरे के पीछे इन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है और बहुत सोच विचार हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग इमदाद और मदद जो है ना, हम लोग एक ही चीज को फोकस करते हैं, क्योंकि इमदाद और मदद अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी के लिए कैमरे पे आकर फोटो खिंचाकर वो हम लोगों में आदत नहीं है। क्योंकि हम आज 5 साल से हम जुड़े हुए हैं इनके साथ, तो मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, पहचानता हूँ। इसलिए कैमरे के पीछे जो मदद है, इमदाद है, वो एक अलग चीज है, लेकिन पार्टी बेसिस पे जो काम कर रहे हैं हम लोग, वो एक सियासत का चीज है, समझ रहे हैं? तो सियासत में मुस्लिम नौजवान अगर आना चाह रहे हैं तो सभी चीजों को सोचते हुए आए, जज्बात में ना फंसे। इनके कहने के मुताबिक तो यही है कि जो रहनुमाई की दावा कर रहे हैं तो वो खोखला दावा है, क्योंकि उनके दावे में उतनी मजबूती नहीं है जो होनी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी, जहां पे भी मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म और सितम का मामला पेश आ रहा है, वहां पे वो रहनुमा मौजूद नहीं है। हाँ, तो वो सियासी मंच से रोना, चिल्लाना, जज्बाती तकरीरें करना, वो एक अलग मसला है। और फ्रंट पे आकर रहनुमाई का जो दावा करते हैं, फ्रंट पे आकर काम करना एक बेहतरीन रहनुमा का पहचान होता है। इसलिए आपको करना है, क्योंकि आपका वोट आपका अधिकार है, आपका हक है, और ये लोकतंत्र मुल्क है। किसी का भी विरोध और किसी का भी समर्थन करना यहाँ की खूबसूरती है, पहचान है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सद्दाम हुसैन माखरबी, आप देख रहे हैं TWH टॉक विद सद्दाम। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया।